2020 की जब चर्चा की जाती है तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो करीब 15 मिनट हम उसमें लगाएंगे और जो वही पहला स्लाइड्स फिर दिखाएंगे जिसमें व्यक्तित्व वाला है। नहीं, ये नहीं, दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, वो भी आपने किया हुआ है सेव। तो उसके बाद व्यक्तित्व, क्योंकि शोधार्थी बैठे हैं और कल मैं चर्चा कर रहा था कि क्यों हमारे करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्याओं में भारत के जो सिद्धांत हैं, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बेस्ड है, भारत की परंपरा में, भारत के शास्त्रों में, उसका जिक्र क्यों नहीं है? तो हम क्यों नहीं उसको शामिल करें? देखिए, जब हम बातचीत ज्ञान का करते हैं तो ये कहते हैं कि ज्ञान भी डोमिनेंस का एक हिस्सा है। तो जो डोमिनेंट फोर्स होता है, जिसका वर्चस्व होता है दुनिया में, वो कहता है मैं जो कह रहा हूं वही ज्ञान है और बाकी जो लोग कह रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। ये एक संदर्भ आता है पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और जैसे भी कोई भी राष्ट्र डोमिनेंट हो जाता है तो कहता है हम जो कर रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा और वही करेंगे, और ज्यादातर लोग करते हैं। तो वो ज्ञान में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल वो राजनीति में है या समाज में है, वो ज्ञान में भी है। तो पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज के तहत जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर ज्ञान के बहुत सारे संवाद डिस्कोर्सेस हैं तो उसमें से एक भारतीय पक्ष भी है, जिसको भारत के शिक्षा में अगर उचित स्थान नहीं मिलेगा तो कहीं और कहां से मिलेगा। तो हमें बहुत जोरदार तरीके से इस बात को कहना है। उदाहरण के तौर पे, जब मैं एमफिल में मनोविज्ञान को लेके अपनी थीसिस लिख रहा था और मैं ये समझना चाह रहा था कि जब किशोरावस्था में पुरुष, किशोरावस्था जब वो आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। और तो मेरा टाइटल था टू अंडरस्टैंड द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ द मेल एडोलेसेंस। और निश्चित रूप से चूंकि उस समय तक मैं इस ओर आया नहीं था, तो जो वेस्टर्न नॉलेज में एडोलेसेंस की कंसेप्चुअलाइजेशन है उसी भी बात कर रहे थे, जिसमें हॉल का एक प्रेंटिस हॉल का कहना है कि जो किशोरावस्था की अवस्था है वो आंधी और तूफान की अवस्था है, स्टॉर्म उसने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का भी समय होता है। उसी वक्त आप अपने को किस ओर मोड़ते हैं उसी से आपकी प्रवृत्ति बनती है। आप ज्ञान की ओर मोड़ दीजिए तो आपकी बौद्धिक विकास भी उसी समय शुरू हो जाता है। आप किसी और तरफ मुड़ जाएं, चाहे आप खेल की तरफ जाएं, समाज सेवा की तरफ जाएं, विज्ञान की तरफ जाएं, उस ओर आप चले जाते हैं। खैर, जब हम करने लगे तो हमारी जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कैसे करो, कौन सा टूल्स लगाओगे, कौन सा टेक्निक्स लगाओगे। मैंने कहा नहीं, मुझे मनुष्य को समझना है तो उसमें टूल्स क्यों लगाना है, उसमें टेक्निक्स क्यों लगाना है। क्योंकि एमएड में रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ने के बाद और एमफिल में रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ने के बाद एक बात बड़ा साफ हो गया था कि जिसको हम टूल्स और टेक्निक्स कहते हैं और उसके नाम पे जो कुछ करते हैं वो सच में उसका मापन करता नहीं है। भाई, मेजरमेंट तो वो है ना टूल, जो जो हम मापना चाहें वो हम माप पाए। अगर हम वो माप ही नहीं पाते हैं तो उसको हम कैसे टूल कहेंगे, कैसे टेक्निक कहेंगे। तो इस तरह के प्रश्न मन में उतर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, कोई ओपन नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, सिंपल बातचीत करूंगा। उन 5 किशोरों के साथ अपना जीवन का कुछ समय निकाल के, उनके जीवन का कुछ समय चुरा के उनके साथ बिताऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि क्या है। एक पुस्तक मिली थी जिसमें मनोविज्ञान की जो चिंतक थे उन्होंने कहा कि क्यों हम दूसरे का अध्ययन करके और तब लिखें कि किशोरावस्था में क्यों होता है, क्यों ना हम अपना अध्ययन करें और फिर लिखें कि क्या होता है। तो उन लोगों ने क्या किया, दे वेंट बैक इन देयर जर्नी। उन्होंने अपने जीवन के किशोरावस्था को उससे उसके बीच में महत्वपूर्ण घटनाओं, महत्वपूर्ण चीजों को नोट कर लिया और फिर उस पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब पे दृष्टिपात किया और फिर उसको एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में रख के सबने कहा मेरा तैयार हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया। 5 लोगों ने मिले और वो लोगों ने, जो 5 या 10 लोग थे ऑथर, रख के उनकी एडिटोरियल कमेटी बनी और उन्होंने कहा कि इसको हम छापते हैं। उसी पुस्तक को मैंने आधार बनाया और मुझे अच्छा लगा कि अगर मुझे मनुष्य की तमाम अवस्थाओं में किशोरावस्था को समझना है तो सिर्फ दूसरे किशोर को
अवस्था की मनोस्थिति को जानने के लिए क्वेश्चनर और ओपिनियन से हम क्यों लेंगे? मैं भी तो किशोर था, तो मैं भी अपने जीवन को जान के कह सकता हूं, हाँ कई किशोरों में से मैं भी एक किशोर था, कई बालकों में से एक बालक था, फिर पब्लिश हुआ और वो किताब रातों रात, ये एक नई सोच है मनोविज्ञान के अध्ययन में। इसलिए मेरा जो कहना है कि जब आप शोध करते हैं तो जो जैसे हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जो सर्वमान्य है, वही शोध का एक बात तरीका नहीं है। शोध का तरीका वह भी हो सकता है जो आप ठीक समझते हैं, क्योंकि शोधार्थी तो आप हैं, आपको पहुंचना है वहां तक। हम अगर आपको देते हैं कोई, तो हम अपनी सोच और समझ के आधार पे आपको देते हैं, आपको भी अपना ही विकसित करना है। खैर, तो मैंने वो किया और फिर हमारे सुपरवाइजर वो जेएनयू की प्रोडक्ट कहने लगे, नहीं बिना टूल्स टेक्निक के तो मनोविज्ञान में रिसर्च ही नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई टूल्स टेक्निक नहीं लगाऊंगा। और मैंने केस एनालिसिस की, जिसको केस प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, और पांचों को लेके लिख के और प्रेजेंटेशन, खैर अंतिम वो सहमत हो गई। और सहमत होने के बाद हमने सबमिट किया। एनसीईआरटी एक अच्छा माना, वहां एक प्रोफेसर थे एजुकेशन का, वो वाइवा उसी के लिए आए और उन्होंने पहले पेज से आखिरी पेज तक और आखिरी पेज से पहले पेज तक दसियों बार उसको पलटा, क्योंकि उनको कोई टूल्स नहीं दिखा, उनको कोई टेक्निक नहीं दिखा, उनको कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं दिखी। उनका ये कैसा रिसर्च? उन्होंने कहा कि, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, कि दिस इज अ गुड रिसर्च बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द रिसर्चर हैज नॉट यूज्ड एनी टूल्स एंड टेक्निक। फिर चूंकि अब अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, एक फायदा तो होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं ठीक ही कहा होगा, किया होगा, है ना, बहुत ज्यादा प्रश्न वो नहीं करते हैं। फिर उन्होंने दो चार सवाल पूछे और ये कमेंट करके वो चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग एक ही मंच पे, हरियाणा के एक विश्वविद्यालय के मंच पे थे, और मैंने कहा कि अब जो बात वहां शुरू हो गई, क्योंकि अब तो अवार्ड हो गई टिकट, अब मैं इसकी शुरुआत करता हूं। फिर मैंने शुरुआत की। हमने कहा बताइए, दुनिया का कोई क्वेश्चनर क्या सच सामने रखने में सक्षम है? तो मैं मंच से कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, दुनिया का कोई क्वेश्चनर सच को नहीं बता सकता है। पूछे क्यों? क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर मनुष्य जब देता है तो वो कैसे देता है? वो उस रूप में देता है जो समाज में स्वीकार है, और जो समाज में स्वीकार नहीं है उसका उत्तर वो हाँ में कभी नहीं देगा। पूछिए कैसे? मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी फलाने दफ्तर में या फलाने विद्यापीठ में या फलाने विश्वविद्यालय में करप्शन है, आपको पता है। आप जाइए तो लोग तो कहेंगे वहां करप्शन है। फिर आप क्या करिए, मतलब प्राइवेटली आप कहिए कि हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि क्या आपके संस्थान में करप्शन है? सब कहेंगे हाँ जी है। अच्छा, क्या आप करप्ट हैं? कोई बोलेगा हाँ। आप करके देख लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा नहीं। तो फिर करप्शन है कैसे? कल्पना करिए, इस रूम में जितने लोग बैठे हैं यही इस संस्थान के में काम करने वाले लोग हैं, और समाज में यह प्रचलित है कि इस संस्थान में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जहां पे हम जितने लोग हैं ये सब करप्ट है, हम सभी भ्रष्ट हैं। समाज जानता है, हम में से भी कुछ लोग जानते हैं कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चनर देंगे और तब कहेंगे कि अब आप जरा बताइए कि आपके संस्थान में करप्शन है, करीब करीब सब कहेंगे, एक दो को छोड़ के 100 में से कि हाँ करप्शन है। क्या आप करप्ट हैं? तो क्या उत्तर मिलेगा? क्यों? क्वेश्चनर आप सच को जानने के लिए देते हैं ना। मैं क्वेश्चनर की सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप में से भी बहुत, आप पूछेगा अपने सीनियर से, उन सबने क्वेश्चनर यहां लगाया होगा आधुनिक विधि के नाम पे। क्यों? तो हम जैसे लोगों का मानना है कि क्वेश्चनर, ओपिनर, ये सब आधा झूठ आधा सच की कहानी है, और उससे जो डेटा कलेक्ट की जाती है, उस पर जो रिसर्च करते हैं, वो सच तो नहीं हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है वो। अब जैसे हम में से भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं रिसर्च का मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होता है। कल बहुत अच्छी बात यहां कही गई थी, शायद माननीय अध्यक्ष त्रिपाठी जी ने ही कहा था कि सबसे बड़ा प्रयोगशाला तो मनुष्य का मस्तिष्क है।
अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे शोधार्थी बनने के लिए दो चीजें आपको करनी है। पहली बात, अध्ययन खूब करना है, क्योंकि मैं साफ कहता हूं, जो अध्ययन नहीं करता वो शोध नहीं कर सकता है। और लोगों से, जो शोधार्थी हैं आपसे बड़े, उनसे बातचीत करिए, उनके किए हुए शोधों को पढ़िए और फिर प्रश्न करिए। मैं गणित में इतनी ज्ञान का क्रिएशन हुआ हमारे भारत में भी और भारत के बाहर भी, कौन सा प्रैक्टिकल है? किस लेबोरेटरी में हुआ? यही हुआ ना। ये तमाम उदाहरण जो हमारे माननीय अध्यक्ष कह रहे थे कल, त्रिपाठी जी, इसी बात को सिखाता है। तो डेटा की सच्चाई क्यों ली जाती है क्वेश्चन से? ये बात इसलिए चली क्योंकि देखिए, जब हम मनुष्य के साथ करते हैं अवधारणा, मनुष्य के जीवन से संबंधित अवधारणाओं पे शोध करते हैं, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि सर्वे रिसर्च की जब मेथड आप लगाते हैं, तो सर्वे करने के लिए जो क्वेश्चनर की डेटा लेते हैं वो सही नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप निर्जीव वस्तुओं पे एक्सपेरिमेंट करिए, वो कुछ नहीं कहेगा, नहीं। लेकिन मनुष्य से एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य स्वयं अपने मस्तिष्क को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो एक्सपेरिमेंटर कैसे दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करेगा? सच है ना भाई। मैं अपने मन का मालिक हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। और आप मान लीजिए, आप में से कोई शोधार्थी है और मैं आपका एक सब्जेक्ट हूं, एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो सच होगा या झूठ होगा, या आधा सच या आधा झूठ, या आप कल्पना करिए। मैं उनसे ये बात पूछता हूं, क्यों हम कहते हैं कि मनोविज्ञान में जितनी लर्निंग थियरीज किए गए वो जानवरों पे किए गए? चूहे पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे पढ़ा होगा आप लोगों ने सब भी। और कहा गया कि उन्हीं सिद्धांतों को मनुष्य पे लागू कर दो। कैसे हो सकता है? जानवर जानवर है और मनुष्य मनुष्य। और एक बात और आपको बताता हूं कि उन मनोवैज्ञानिकों ने जो भी किए, उसमें बहुत आधे लोग तो मनोवैज्ञानिक थे नहीं, है ना। आज उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य सीखता कैसे है, इसी पे सब जानने की कोशिश कर रहे थे, शोध कर रहे थे। उसमें से किसी ने नहीं कहा कि हम ये जो सिद्धांत दे रहे हैं सीखने के लिए, वो मनोविज्ञान का सिद्धांत है और मनुष्य पे लागू करिए। किसी ने नहीं कहा। उसने कहा ये एक तरह का सिद्धांत है जो शायद सीखने के तरीके को प्रदर्शित करता है। इसलिए एक पुस्तक बता रहा हूं, कभी पढ़िएगा, हिंदी में भी उपलब्ध है। एएस नील की पुस्तक है। और एएस नील ने अपने किताब में, उस किताब का नाम ही है समर हिल। क्या नाम है किताब का? समर हिल। जरूर पढ़िए। देखिए, क्लासिकल को एजुकेशन में जरूर पढ़िए। और उस पुस्तक में सीखने से संबंधित एक बात वो कहता है कि ये सबसे बड़ा असत्य है कि मनुष्य वो सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। सच तो ये है कि मनुष्य वो सीखता है जो वो सीखना चाहता है। अब एक तरफ एएस नील के इस स्टेटमेंट को रखिए और एक तरफ तमाम मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों को रखिए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। शोध हम सच ज्ञान को जानने के लिए करते हैं, या जो चीज जैसे है वो क्यों है, ये जानने के लिए हम करते हैं। यही है ना। तो आप देखिएगा कि हमारे शिक्षा में शोध की जो भी परिकल्पनाएं की गई, इसके लिए मैंने शायद कहा भी होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों का जब सिनॉप्सिस देख रहा था, कि पूरा का पूरा पैराडाइम ऑफ रिसर्च जो एजुकेशन में, वो बोरोड पैराडाइम ऑफ रिसर्च है, उधार ली हुई। किससे? गणित से, विज्ञान से। आप तो मानेंगे ना, साहित्य का कोई संदर्भ और विज्ञान का संदर्भ एक तो नहीं होता। तो फिर उस नियम को, उस विधि को आप इस पे कैसे लागू कर रहे हैं? आप उसको उसी पे करेंगे ना। बहुत अच्छा एक इन्होंने देवदत्त जी ने शेयर किया था, शायद प्रेजेंटेशन के लिए था, और बहुत अच्छा था और मुझे अच्छा लगा। और मैंने कहा कि देखिए, आज जब आईकेएस के नाम पे करीब 15 विषयों का इन्होंने चयन किया था कि जिसपे किया जा सकता है, तो उसमें जब विधि की बात इन्होंने की थी, तो एक स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगी और उस दिन मैं सोचने के लिए बिल्कुल मजबूर हो गया कि सच में जब हम लोग लिख देते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं। इसलिए मैं उस पर बाद में आऊंगा, बिल्कुल अंत में आऊंगा। और कहा कि भाई, किस विधि से
आज मनुष्य सीखता है, जानता है या समझता है। जैसे अमन जी ने कल कहा कि भाई किस विधि का प्रयोग करके मनुष्य के विचार कहां से शुरू होते हैं और कैसे होते हैं, किस रूप में होते हैं। तो किस विधि का हम प्रयोग करें कि जो हम जानना चाहते हैं उसको जान पाए। और देखिएगा कि भारत की जो स्थिति रही भारतीय ज्ञान परंपरा में, वो हर विधा में हर विषय वस्तु को जानने के लिए अलग अलग तरीका दिया है। आप हमसे सहमत हो या असहमत, ये सच है। तो बहुत अच्छा शोध होगा कि अगर आप उसी का कलेक्शन ये कर पाए और कह पाए कि क्या एक विधि दूसरे विधि को, दूसरे विषय वस्तु को जानने के लिए वो सही है या नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया, तो कल कोई कह रहा था कि 3 तरह की चीजों को जानना। हाँ, माननीय अध्यक्ष त्रिपाठी जी कह रहे थे। एक, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, भाई न्याय दर्शन में लिखा हुआ है, 3 ही स्टेप बताए गए हैं। अंत में करूंगा मैं बातचीत, समय बचेगा तो, कि न्याय एपिस्टेमोलॉजी की रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। एक, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। और तीसरा, जिसको न्याय दर्शन भी कहता है, योगज प्रत्यक्ष। अब उसमें वो कहता है कि नहीं, बड़ा मुश्किल है बता पाना कि किस तरीके से, किस विधि का प्रयोग करते हुए मैं जाना, नाड़ी को जान करके। जैसे कल 1-2 उदाहरण उन्होंने दिया, तो प्राचीन उदाहरण दिए। मैं आज का उदाहरण कहता हूं कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, और जो वो गए, और जब वो गए तो वो लंदन गए थे एफआरसीएस करने के लिए, आपसे शेयर कर रहा हूं। और उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के जहां वो पढ़ना चाहते थे, वहां पे उसके डायरेक्टर से हाथ मिलाया, और हाथ मिलाते ही कह दिया, आर यू सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज? क्या आप उस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इस बीमारी से आप ग्रसित हैं? तो वो बहुत चक्का रह गया। इंग्लैंड का डॉक्टर, जो कि वो डायरेक्टर भी था उस इंस्टीट्यूट का, जहां लोग दुनिया भर से एफआरसीएस और एफआरसीपी की डिग्री लेने जाते थे। आपको कैसे पता? योर बॉडी टेम्परेचर इज इंडिकेटिंग दैट। और हुआ ऐसा कि ठीक उसी वक्त एक मीटिंग बुलाई गई और कहा कि जो व्यक्ति हमसे सीखने आया उसके पास इतना ज्ञान है, तो इस व्यक्ति से हमें सीखना है। और उसको उसी समय डिग्री दे दी गई, और अगले 6 महीने तक कहा कि अब आप हमें पढ़ाइए। और पढ़ाया उसने 6 महीने तक, और उस पूरे इलाके में कहता था ईश्वर के बराबर दर्जा था। कोई बच्चा अगर एकदम मृत्यु के कगार पे है, तो अगर कोई बचा सकता है तो डॉक्टर दास गुप्ता बचा सकते हैं। अब विधि की बात, सर ने ही की स्लाइड की बात करता हूं। अधिगम क्रम क्या है, मनुष्य जो सीखता है। तो देखिए, साहित्य को सीखने का एक है, वेदांत के अधिगम करने का एक तरीका है ना, और व्याकरण के अधिगम का एक तरीका है। आप याद होगा सर, आपने शेयर किया था मुझसे। तो व्याकरण के अधिगम में क्या कहा? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन। दूसरा इन्होंने कहा था कि वेदांत को सीखने का क्या है, तो जो हर जगह लोग लागू कर रहे हैं, कह रहे हैं श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। ये किसका सीखने का तरीका है? अब साहित्य का अधिगम कैसे होगा, मनुष्य कैसे करेगा? तो कहते हैं अधीति, बोध, आचरणम और प्रचारणम। अब जिसको नहीं समझ है वो कहेगा हाँ, किसी एक व्यक्ति, इसमें से किसी एक अधिगम के विधि को लीजिए और किसी पे लागू कर दीजिए। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार के ज्ञान को सीखना है, उस प्रकार की विधि की व्यवस्था है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या न्याय के ज्ञान मीमांसा के आधार पे हम गणितीय प्रमेय का निर्माण कर सकते हैं? Can we construct mathematical theorem based on Nyaya epistemology? And this is what I want, because my prime discipline is mathematics, and secondary is education, and my PhD is न्याय। तो अगर हम तीनों को मिला के कुछ नहीं कहें तो समग्रता कैसे बनेगी? इससे अच्छा होता कि तीनों ना पढ़े होते, एक ही पढ़े होते। अभी इन्होंने जो शेयर किया मैं पढ़ता हूं, तो उसी से ये सोच के हमने कहा कि जब आप ये कहते हैं ऐसा,
तो आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्या किया आधुनिक विज्ञान ने? कहा कि नहीं, जिस तरीके से भौतिकी विज्ञान में विधि होता है उसी विधि का प्रयोग करेंगे शिक्षा में और शोध कर लेंगे। किसी भी पुस्तक उठा के देखिए, हमारी किताब उठा के, एक पुस्तक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की मेरी है, दिखाऊंगा वो, जिसमें हम तीन, बेस्ट, कान एंड झा के नाम से, तो बेस्ट हमारे जमाने में सिर्फ बेस्ट एक का नाम था उस किताब पे, और हमने वही पुस्तक पढ़ी और जेआरएफ की अच्छी तैयारी करी। हमने रिसर्च को समझने के लिए पहली पुस्तक वही पढ़ी। सौभाग्य से उसको फिर कान ने रिवाइज किया और फिर वो मेरे पास आया रिवाइज होने के लिए, पियर्सन, बेस्ट, कान एंड झा की किताब। तो उसमें भी यही है। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ, ठीक है, लोग जानते हैं कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरे हाँ, वेस्टर्न कान को झा ने एडिट किया है, पियर्सन ने छापा है, इंटरनेशनल पब्लिशर है दुनिया के हर कोने में। खैर, उससे कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सोचिएगा तो मुझे लगेगा ये तो बहुत बड़ा मजाक है। यहाँ पे भारतीय शोध विधि जो है वो दुनिया की अन्य शोध विधियों से अलग है। और मैं कहता हूं, हर दर्शन एक नई शोध की, और उस दर्शन के अंदर जितने लोगों ने विवेचनाएं की हैं, एक शोध का प्रारूप अपने को देने में सक्षम है। खैर, उस पर आऊंगा, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर हम आपको कुछ नमूने दिखाएंगे, समय बचता है तो सर डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना समय है मेरे पास और कब तक बोलना है और क्या बोलना है। नहीं तो फिर कभी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, और नहीं तो फिर आ जाऊंगा कभी, अगर इस तरह से कुछ होगा, या ऑनलाइन, हाँ फिर आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, आप सब तक पहुंच जाए। तो पहले, क्योंकि कल छूट गया था और एनईपी 2020 तो ये बात ही करता है। तो जब मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं तो एक चीज बड़ा साफ कही, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय चिंतन से हटके भी ले रहा हूं और भारतीय चिंतन को मर्ज भी कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी, तो क्या मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी में? आज क्या हो रहा है भारत में मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम पे? एक पर्सपेक्टिव बना ली गई है मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम पे कि बीए करना है तो किसी भी विषयों का को पढ़ लो, मल्टी मतलब बहु। नहीं, मल्टी का मतलब यहां बहु नहीं है, मेनी नहीं है। देखिए, तीन चार शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या क्या हम प्रयोग कर रहे हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, मेटा डिसिप्लिनरी, करते हैं शब्द का प्रयोग। इन शब्दों को, बोर्ड भी रहे तो यहाँ बड़ा अच्छा है, इन सारे शब्दों को लिखिएगा तो कौन सा शब्द सब में कॉमन है? तो बिना डिसिप्लिन को समझे हुए मल्टी डिसिप्लिनरी को आप समझ नहीं सकते। इसलिए अनुशासन को समझेंगे, और वही अनुशासन जब अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंचता है तो शास्त्र बन जाता है। इस शिक्षा में हमें इसी बात पर विवेचना करना है कि एक शास्त्र में और एक अनुशासन में क्या संबंध है। या थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, विषय से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, विषय बोध, अनुशासन का बोध, और फिर शास्त्र तक हम पहुंचते हैं। किस तरह का कॉन्टिन्यूम है ये? तो मैं बड़ा साफ भारत में कहने लगा हूं, एनईपी 2020 में जब मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करता है तो डिसिप्लिन को भूल जाने के लिए नहीं कहता है, वो कहता है पहले अपने डिसिप्लिन को समझिए और उसको समृद्ध करने के लिए बाकी डिसिप्लिन का सहारा लीजिए, लेकिन एनरिच अपने डिसिप्लिन को करना है। अभिषेक थे ना हमारे साथ, भी आ रहे थे, कहाँ अभिषेक? हाँ हाँ। तो हमने यही कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि लगता है कि संस्कृत के लिए हमें दर्शन को पढ़ना चाहिए। अरे वो तो पढ़ना ही चाहिए, आप जो डिग्री ले रहे हैं उसका नाम ही यही है, तो दर्शन तो जरूर पढ़ना चाहिए। और भारत में नहीं, मैं आपको पश्चिमी सभ्यताओं में भी बता रहा हूं कि क्या हुआ। पश्चिमी सभ्यताओं में भी हुआ ये कि जब गणित के लोग और विज्ञान के लोग दर्शन में गए तो दर्शन में और मजबूत हुआ, और वो केवल दर्शन मजबूत नहीं हुआ, उस मजबूती के आधार पे विषय गणित भी मजबूत हुआ। इसलिए कभी हम बात करेंगे आपसे रिसर्च पैराडाइम पे,
कभी मौका मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग जैसे भी होगा, कि पूरा का पूरा पैराडाइम ऑफ रिसर्च जो शिक्षा में है ना, वो उधार ली हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। खैर, अब जब हम मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करते हैं तो एक चीज बड़ा साफ अपने लोगों को समझना है, बहुत कम समय लूंगा, कि जो कि आपने पिछले वाले में देखा कि आज डिसिप्लिन को कैसे समझा जा सकता है, उसकी जेनेसिस और हिस्ट्री जरूर पढ़ी है, अनुशासन का कैसे विकास हुआ, और फिर आज मल्टी डिसिप्लिनरी की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या एक पर्सपेक्टिव है, और फिर संसार उसको कैसे देखता है, और फिर एजुकेशन के संदर्भ में मल्टी डिसिप्लिनरिटी का क्या है। भाई अब तक तो हम कहते थे एजुकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, अंतर अनुशासनात्मक विषय है, अब हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। एक है ना निफ्टी 2020, देखिए इसका बड़ा अच्छा वाक्य है। अमेरिका में क्या होता है कि आपने बीटेक कर लिया, यानी जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ती है, तो मान लीजिए आपने 3 वर्ष कहीं नौकरी किया और एक डिप्लोमा भी कुछ और कर लेंगे ना, तो अगली नौकरी के लिए जाएंगे तो पिछली सैलरी से ज्यादा मिलती है। इसलिए लोग वहां लगातार पूरे जीवन भर पढ़ते रहते हैं, कि कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं, और जिसमें बड़ी रुचि हो गई उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अब ये जो एनईपी 2020, इसमें बहुत कुछ हमने अमेरिकन मॉडल लिया है। पहले हम डिसिप्लिन डिसिप्लिन कहते थे, जो ब्रिटिश मॉडल है। अब हम कहते हैं कि नहीं, एक इंजीनियर को समाज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग का उपयोग वो कहां करेगा, समाज में। एक गणितज्ञ को अपनी संस्कृति की समझ होनी चाहिए, क्योंकि गणित में और ज्ञान का निर्माण करना है तो कहां से लेगा, अपनी समाज और संस्कृति से। हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर साइंस के लोगों को सामाजिक समस्याओं का भान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोडिंग किसके लिए करेगा, मनुष्य की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। मेडिकल साइंस को भी एक यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक अमेरिका में, तो मैं उनके एमबीबीएस के स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था। मैंने कहा ओके, इन फर्स्ट सेमेस्टर व्हाट यू पीपल स्टडी, तो कहा कि जी फिलोसफी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है, फिर सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है, और फिर साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है। ये कंपलसरी है एमबीबीएस बनने के लिए वहां। एक तो एमबीबीएस करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री है, और ग्रेजुएशन कितने साल का है वहां, 4। अपने यहाँ नहीं, 12वीं पास कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकता अमेरिका में। कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट, और फिर दूसरी ग्रेजुएशन उसको करनी पड़ती है एमबीबीएस। तो 8 साल 12वीं पास करने के बाद या 9 साल लगातार, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। तो यही लखनऊ में जब मैं था, तो मेरा भतीजा यहाँ एम्स बरेली में, तो मैं उससे चर्चा कर रहा था। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है लखनऊ में ही, और रामनगर लोहिया में, और खुद अब वो एम्स ज्वाइन किया हुआ है रायगढ़। तो कहा मुझे कि चाचा, मैंने उसको छोटे में पढ़ाया हुआ भी है, तो वो एक दूसरे रिस्पेक्ट भी रखता है, कि रिलेशन भी है और गुरु भी है, मेरा टीचर भी है। तो मैंने उसने कहा कि चाचा क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि अच्छा, कोई मनुष्य जो रोगी बन के तुम्हारे पास आता है, तो तुम किसका इलाज करते हो, हम तो रोग का इलाज करते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि बिना रोगी को समझे रोग का इलाज हो सकता है क्या। बस यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है। वही 5 लोगों को है, कोई 6 महीने में ठीक होता है, कोई साल भर में, कोई 3 महीने में, कोई पूरी जिंदगी नहीं ठीक हो पाता है। सच है ना? क्यों? रोग तो एक ही है, सब मनुष्य ही है, तो इतना अंतर क्यों है? दवाई सेम दे रहे हैं आप, डायग्नोसिस सेम हो रहा है, इलाज सेम हो रहा है, फिर क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्य में अंतर है। इसलिए एक डॉक्टर को भी किसी भी रोगी का इलाज करने के लिए, उसके रोग का इलाज करने के लिए पहले उसको समझना होगा, और उसको मनुष्य के रूप में समझना पड़ेगा। लेकिन अगर डॉक्टर को यह समझ नहीं है, तो इसीलिए वो दवाई दिए जा रहा है। किसी पे कम असर होता है, किसी पे बाद में होता है, किसी पे बाद में होता है। खैर, मैं कहना ये चाह रहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है, अमेरिका में यही हुआ, इंजीनियर्स लोग सोशल साइंस पढ़ने लगते हैं, सोशल साइंस के लोग दूसरे दूसरे विषय पढ़ने लगते हैं, और तब कहते हैं कि जब हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन करते हैं, तो हम अपने अनुशासन को मजबूत
मजबूत करते हैं और उसके बाद हमें एक समग्र दृष्टि का विकास होता है। अदरवाइज क्या होता है कि जो दृष्टि जैसी चल रही है उसी के हम सोचते हैं, अरे मैं तो इस विषय का हूं, बस मुझे ये जानते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में आप किसी भी विषय को उठाएंगे, चाहे दर्शन को लीजिए, व्याकरण को लीजिए, साहित्य को लीजिए, धर्मशास्त्र को लीजिए, कुछ कुछ भी लीजिए, आप देखिएगा कि एक समग्रता दिखेगा। आयुर्वेद को लीजिए, पूरे मनुष्य की समग्र जीवन, केवल बीमारी के लिए नहीं है, कुछ भी लीजिए, क्योंकि मनुष्य को समझना बड़ा जरूरी है और तब उसके इर्द गिर्द सारे ताने बीने के। इसलिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट लाया गया वो इसीलिए लाया गया कि व्यक्ति ये ना कहे कि मैं तो केवल ये जानता हूं और कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो आप पूछते एनईपी 2020 में क्यों कहा गया, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहा गया कि इट विल हेल्प टू डेवलप, जो कल मैं कह रहा था, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए एनईपी 2020 उसमें लिखी हुई है। और कहा इससे करिकुलम में लचीलापन आएगा। और जैसे मान लीजिए कि मैं समझना चाहता हूं कि गणित में जो संख्याएं हैं उसका मनोविज्ञान क्या है। ज्योतिष लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं ना कि आप इस समय पैदा हुए तो ये नंबर आपके लिए सुटेबल है। मैं किस आधार पर, जैसे मूल सवाल में से ज्योतिष के हैं कोई कितने, एक है। एक मूल सवाल पूछिए कि एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष में क्या अंतर है। खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में क्या अंतर है, दोनों ही को ही विज्ञान कहते हैं, क्या अंतर है। देखिए जितने भी दुनिया के ज्ञान हैं और विज्ञान हैं वो किसी न किसी मान्यता पे आधारित है। अगर उस फंडामेंटल एजम्पशंस को आप नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, वो मानना ही पड़ेगा। आप मानते हैं कि पीएचडी करके आपका जीवन सुधर जाएगा इसलिए आप पीएचडी कर रहे हैं। हम मानते थे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद, एमए मैथ्स करने के बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी होंगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। हो गई? नहीं हुई? शुरू हुई? अगर हम मानते कि नहीं नहीं सबसे कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। तो मानने पे तो ज्योतिष जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है और जो ज्योतिष विज्ञान है दोनों में एक ही अंतर है कि अगर आप ये मानते हैं कि इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में उसके होने से आप प्रभावित होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र ठीक है। और इस बात को आप ना माने, क्या फर्क पड़ता है, मैं हूं और कोई और ग्रह अपनी जगह पे है, वो हमको नहीं प्रभावित करता, तो फिर ज्योतिष विज्ञान विज्ञान नहीं रह जाए। ये मूल अंतर है। यानी ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सब की स्थिति आपको प्रभावित करती है और सच में प्रभावित करती है। भाई अभी 2 महीने पहले मैं आया था कुंभ के दौरान किसी और विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए आया था। आपने मुझे देखा था क्या? हमने आपको देखा था क्या? क्यों? और मान लीजिए कि आज मैं सुबह संगम के किनारे था और आप लोग कल ना देखे होते मुझे तो आप पहचान पाते क्या? इसका मतलब ज्योतिष विज्ञान ये कह रहा है कि वस्तु या किसी भी चीज की उपस्थिति आपको प्रभावित करती है, वो संयोग आपको प्रभावित करती है। खैर, इसने कहा, क्या कहा कि लर्नर्स विल बी एबल टू चूज फ्रॉम लैंग्वेजेस एंड एट द सेम टाइम फील्ड सच एज अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। पीएचडी के लेवल पे एक काम करिए, अपने विषय वस्तु से संबंधित अपने विषय के बाहर जाके चीजों को पढ़िए। जेआरएफ लोग हैं इसमें कुछ जूनियर रिसर्च फेलो, वेरी गुड। तो बेस्ट टाइम है कि आप खूब पढ़ डालिए, क्योंकि इतना वक्त जीवन में पढ़ने के लिए कभी मिलेगा ही नहीं। देखिए भारत कितना कमाल का कंट्री है, पढ़ने के लिए आपको पैसा दे, जिससे भला किसका होगा? आपका। और वो भी 1-2 साल नहीं, 4 साल 5 साल तब पढ़ते रहिए, शोध करते रहिए, हम पैसा दे रहे हैं आपको, वो भी टैक्स फ्री।
तब दुर्भाग्य देखिए कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, ये भी सच कह रहा हूं। इग्नू में जहां हम बैठते हैं वहां बहुत सारे जेआरएफ स्कॉलर बैठते हैं, सबको मैं यही कहता हूं, हर व्यक्ति जो एक किताब पढ़ेगा, डिस्कस करेगा यहाँ और उपलब्ध कराएगा। बिना अध्ययन के शोध भी संभव नहीं है, वरना क्या होगा, गुरुजी आप बता दीजिए, तो गुरुजी आपके बिहाफ पे तय करते हैं कि आपको क्या करना है शोध और क्या नहीं करना है। तो कहा कि मल्टी डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है कि दिस एम्स एट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे थिंकिंग? कल भी मैंने कहा था, क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा शब्द प्रयोग किया एनईपी 20 ने, वर्सेटिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहीं पे आपने देखा होगा सभी वक्ता आते हैं, सब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, लेकिन सबकी संप्रेषण क्षमता एक जैसी है क्या? क्यों? पढ़ाई तो सबने एक ही की है, डिग्री सबके पास एक ही है, सभी मनुष्य हैं, तो फिर सेम क्यों नहीं? क्योंकि वो तमाम पर्सपेक्टिव्स, संप्रेषण केवल भाषा नहीं है, संप्रेषण ज्ञान है। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों को लगता है कि केवल बोलना उसको अच्छा आता है ना, यहां जो होगा वही तो वो बोलेगा यहां से, और यहां होने के लिए क्या करना है आप सबको पता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का यह अर्थ है। चलिए, क्या अर्थ है कि डिसिप्लिन को पहले समझेंगे, अपने अनुशासन को, और उस अनुशासन को और समझने के लिए हम क्या करेंगे? मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्या करता है, इसी के फोटो ले रहे हैं, हाँ ये है, ये लोग दे देंगे आपको, नहीं देंगे इनको आप, हाँ दे दीजिएगा, ये दे देंगे आपको। अरे आपने पढ़ा होगा कि दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसने मोबाइल क्या पूरी टेक्नोलॉजी बैन कर दी है? आपको पता है ऑक्सफोर्ड में ऐसे पीपीटी दिखाना बैन है, नहीं दिखा सकते हैं आप। हाँ, फोटो तो कहीं दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं दिखा सकते हैं, बैन है। और आज नहीं, 2013-14 की बात करता हूं, मैं गया था एक कॉन्फ्रेंस करने, साफ कह दिया कि पीपीटी लेके नहीं आएंगे। 1.5 घंटे का समय, 1 घंटा आपको बोलना है, आधे घंटे केवल क्वेश्चन आंसर होगा, आप नहीं बोलेंगे। फिर 1 घंटा जैसे खत्म हो गया, अब आप नहीं बोलेंगे, अब ऑडियंस बोलेगी, क्योंकि वो बिलीव करता है कि यहाँ होना चाहिए, जिस विषय पे आप बोल रहे हैं वो यहाँ होना चाहिए। हम लोग की आदत पड़ गई है कि ये ना हो तो बोल ही नहीं पाएंगे, खराब कर दिया इसलिए हम कह रहे हैं, अभी दुनिया का एक कंट्री है जिसने सारी टेक्नोलॉजी क्लासरूम में बैन कर दी, लैब आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, उसी ने शुरू की थी और उसी ने बैन कर दिया। इस समाज का और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल ही है। हम कभी बहुत खुश हो रहे थे कि हमें ज्ञान देगा, है ना, संपर्क हम साधेंगे, मनुष्य मनुष्य से जुड़ जाएगा। आज हर मनुष्य एक दूसरे से गया। और याद रखिए, सोशल मीडिया पे जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त भी नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, सब एकदम नॉनसेंस है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा बंद कर दें, हम लोग बातचीत करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखिए गौर से, तो मतलब अमेरिका ऐसा मानता है, ऐसा माने या ना माने, अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा में देखेंगे हम तो ऐसा मानते ही हैं। अब जब न्याय शास्त्र ज्ञान के 4 साधन कहता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, क्या लगता है बिना शब्द को समझे उसने क्या साधन मान लिया? क्या उसने